गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे ब्रिटेन के संविधान को लेकर के, और ब्रिटेन के संविधान में अपन ने उसके जो महत्वपूर्ण जो पार्ट थे उनको अपन ने प्रीवियस क्लासों के अंदर अपन ने उनको समझने का प्रयास किया था। आज की इस क्लास में अपन एक नए पार्ट को लेकर के आज अपन चर्चा करेंगे, और ये पार्ट है ब्रिटिश संसद। यानी कि संसद जो है ये जो उसको अपन व्यवस्थापिका के तौर पे अपन उसको देखते हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ अपने को ये भी ध्यान में रखना है अपन इसका कंपैरिजन किस प्रकार से करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। और अपन इसकी चर्चा अगर भारतीय संविधान के साथ करें तो भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अपन यहाँ देख सकते हैं यूके और इंडिया में। दूसरी ओर अपन जब अमेरिका के संविधान की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली में अपने को दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक नाममात्रीय कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। ये इस संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है। इसके अलावा जो कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो भी व्यवस्थापिका के अंदर से ही होता है, इसलिए कार्यपालिका जो है हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का जो अंतर है वो नहीं पाया जाता है। दूसरी ओर इसकी जो कार्यपालिका है ये भी व्यवस्थापिका के अंदर से इसका निर्माण नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से इसके चयन किया जाता है, इसलिए ये व्यवस्थापिका की उत्तरदायी भी नहीं रहती है। तो इस प्रकार अपन इनकी जब तुलना करते हैं तो निश्चित तौर से आप इस चीज़ को इस शासन प्रणाली के स्वरूप के आधार पर इसका अंतर कर सकते हो। आज अपन ब्रिटेन की संसद के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात ब्रिटेन की जो ये संसद है ये व्यवस्थापिका का नाम है। और आपने पढ़ा होगा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन जो अंग है शासन के, उनमें जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, इस व्यवस्थापिका को ब्रिटेन के अंदर संसद कहा जाता है, यानी कि उस व्यवस्थापिका का ही नाम संसद है। इसके अलावा आप ये चीज और देख लीजिए कि जो व्यवस्थापिका जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। बेसिकली अपन इसको जब पढ़ते हैं तो व्यवस्थापिका भी अपने को दो प्रकार की नजर आती है साहब। एक आती है एक सदनीय, एक सदनीय, और दूसरी आती है द्विसदनीय। अब आप यहां अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर आज अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है संसद। संसद है वहां की व्यवस्थापिका का नाम, जो अपन शासन के अंग की चर्चा करते हैं। मैं यहां ये भी लिख देता हूं, शासन के अंग। और शासन के अंगों की चर्चा करते हैं तो तीन अंग हैं इसके, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझ गए इसको? यहां व्यवस्थापिका है, ये व्यवस्थापिका है, शासन का ये अंग है व्यवस्थापिका, और इसको वहां क्या नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। तो अपन यहां इसकी संसद की चर्चा करते हैं उससे पहले अपन थोड़ा सा व्यवस्थापिका के स्वरूप को भी देख लेते हैं कि व्यवस्थापिका जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। इसके दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक तो एक सदनीय या द्विसदनीय। एक सदनीय का मतलब एक ही सदन होता है, एक ही सदन, और द्विसदनीय में दो सदन। सीधा सा अर्थ है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे सीधा सीधा है साहब, एक सदनीय में एक सदन है, द्विसदनीय में दो सदन है। अब देखिए थोड़ा सा आप ब्रिटेन के संविधान को
उन प्रीवियस क्लास के अंदर जो आपने पढ़ा था उसमें हल्का सा आप रिवाइज करने का प्रयास करें। मैंने उस समय बताया था कि ब्रिटेन में जो व्यवस्थापिका है, ये जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो थी, ये संयोग वंश, मैंने एक क्लास ली थी आपकी विवेक और संयोग का शिशु, मैंने आपको बताया था उस समय, मैंने आपको ये बताया था कि ये संयोग वंश द्विसदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण हो गया, जबकि होना जो अगर उस चीज को अपन देखें तो होना था त्रिसदनीय। अब कैसे कि उस समय कर प्रस्ताव पे चर्चा करने के लिए, उस समय कर प्रस्ताव पे चर्चा करने के लिए राजा ने 3 वर्गों की एक सभा या एक समिति बुलाई थी, जिसमें कर प्रस्तावों पे विचार विमर्श करना था। अब यहां जो ये वर्ग बने थे, 3 वर्ग जो थे इसमें अपन ने देखा था, एक था धर्माधिकारी प्लस उच्च वर्ग के लोग थे। दूसरा मैंने बताया था इसमें कि एक था जो शायर और एक था नाइट। ये शहरों के विभाजन किए गए थे उस समय इस प्रकार के। तो यहाँ क्या था कि इन दोनों के जो हित थे वो समान थे। धर्माधिकारी और उच्च वर्ग के जो लोग थे इनके समान हित थे, समान स्वार्थ थे, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, एक बन गए, आगे चल करके एक हो गए। और ये दोनों जो थे ये निर्वाचित होते थे, अर्थात इनके जो सदस्य थे वो निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचित होते थे। इसलिए ये दोनों निर्वाचन की प्रक्रिया के आधार पे एक हो गए। और इस प्रकार संभावनाएं जो बन रही थी उस समय कि ब्रिटेन में त्रिसदनीय संसद का निर्माण होगा, लेकिन संयोग वंश हुआ कैसे, द्विसदनीय व्यवस्थापिका का। क्योंकि हुआ किस प्रकार से कि ये जो 2 वर्ग थे इनके हित समान थे और ये जो 2 वर्ग थे इनके हित समान थे, इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया समान थी, इसलिए ये दोनों अलग अलग प्रकार से एकजुट हो गए और इस प्रकार द्विसदनीय व्यवस्थापिका है वो संयोग वंश उसका निर्माण हुआ था। तो ये अपन पहले देख रहे थे। तो ये इसकी प्रारंभिक भूमिका है। आपको यहाँ याद रखना है कि व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, 2 प्रकार की होती है, एक सदनीय और द्विसदनीय। अब ब्रिटेन में किस प्रकार की है, ब्रिटेन में किस प्रकार की है, तो अपन यहाँ देखेंगे। पहले आ गया था कि ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका संयोग वंश बनी है। तो इस संसद के 2 सदन हैं। पहला है कॉमन सभा, दूसरा है लॉर्ड सभा। ये 2 सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। अब यहां अपन आगे चल करके इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां अपनी क्लास के अंदर अपन एक तो कॉमन सभा का भी अध्ययन करेंगे और लॉर्ड सभा का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोनों का अध्ययन अपन अलग अलग प्रारूप के अंदर करेंगे। लेकिन इन दोनों के अध्ययन करने से पहले अपन संपूर्ण रूप से उस व्यवस्थापिका का अध्ययन कर लेते हैं कि ब्रिटेन में व्यवस्थापिका जो है वो किस प्रकार की है, क्या कितनी प्रभावशाली है, कितनी शक्तिशाली है। तो अपन ने जब मैंने प्रारंभिक क्लासें आपकी ली थी उस समय मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिटेन की जो संसद है उसे दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संसद के रूप में भी अपन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ संसद ही जो है प्रभावशाली है, इसकी शक्तियाँ हैं वो इतनी अधिक है कि ये जैसा चाहे वैसा संविधान में परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार से अपन जब इसको देखते हैं, वैधानिक रूप से जब देखते हैं, तो संसद है वो संसद की जो सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है। एक और चीज देख लीजिए यहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत देखा जाता है। अपन जब इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था तभी मैंने ये चीज बताई थी, संसद की सर्वोच्चता। अब यहाँ संसद की सर्वोच्चता का क्या तात्पर्य हो गया कि संसद ही सर्वोच्च है, संसद से ऊपर कोई नहीं है, संसद जैसा चाहे वैसी विधि का निर्माण कर सकती है, इसे किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। तो ब्रिटेन के अंदर जो सिद्धांत है वो संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत देखने को मिलता है। और मैंने जब यूएस से आपको पढ़ाया था, आपको
अमेरिका का जब संविधान पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था संविधान की सर्वोच्चता। क्या बताया था? संविधान की सर्वोच्चता। तो दोनों सिद्धांतों में अंतर है। यहां पे अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता है। तो यहां संविधान की सर्वोच्चता का क्या तात्पर्य है? संविधान सर्वोपरि है। बाकी जो भी संस्थाएं जो है, चाहे वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सब कुछ किसके अधीन है? संविधान के अंदर। संविधान जैसा कहता है वो उसी प्रकार से अपनी कार्यप्रणाली को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं यहां संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत था, यहां संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत था। अब देखिए कि अपन जब ब्रिटेन की संसद की शक्ति के रूप में जब देखते हैं तो डायसी महोदय क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि संसद की जब वैधानिकता की जब बात की जाए तो संसद है वो शक्तिशाली है, अर्थात संसद जैसा चाहे वैसा कर सकती है। संसद की इस कार्य प्रणाली को किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये डायसी महोदय इस चीज की स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या करते हैं संसद की सर्वोच्चता को लेकर के। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो ब्रिटेन की जो संसद है, इनको मैं मिटा देता हूं एक बार। ब्रिटेन की जो संसद है उसके सर्वोच्चता को अपन दो अर्थ में देख सकते हैं। ब्रिटेन की जो संसद है, इस संसद की जो सर्वोच्चता, संसद की जो सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता को दो अर्थों में देख सकते हैं साहब। इसके दो अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो है सकारात्मक रूप में, और दूसरा अर्थ है नकारात्मक। एक सकारात्मक के रूप में, एक नकारात्मक के रूप में। अब देखिए सकारात्मक रूप में अपन क्या देखते हैं? सकारात्मक रूप में अपन इसकी सर्वोच्चता को इस रूप में देखते हैं कि ब्रिटिश संसद जो है वो देश के लिए या पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र विशेष के लिए किसी भी प्रकार का कानून जो है वो बना सकती है। कानून बनाने की जो शक्ति, अंतिम जो शक्ति है वो संसद के हाथ में है। ये जो पावर अपन जिस बात की अपन चर्चा कर रहे हैं वो सकारात्मक पहलू है, यानी कि ब्रिटिश संसद देश के लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। अर्थात कानून निर्माण की जो अंतिम शक्ति है, अंतिम शक्ति वो संसद के हाथ में है, संसद के हाथ में है। तो यहां ये सकारात्मक अर्थ में ये जो कार्य ब्रिटिश संसद जो कर रही है, ये कार्य का अपन जो अर्थ निकालते हैं वो सकारात्मक अर्थ में निकालते हैं कि वो देश के लिए, देश के किसी क्षेत्र विशेष के लिए किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण कर सकती है। अर्थात विधि निर्माण की जो अंतिम शक्ति है वो संसद के हाथ में है। ये तो हो गया इसका सकारात्मक पहलू। अब अपन चर्चा करते हैं इसके नकारात्मक पहलू के लिए। अब नकारात्मक पहलू क्या है कि ये संसद के पास अंतिम शक्ति तो है, वो किसी भी क्षेत्र के लिए जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। अब ये कानून जो है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ गए मेरी बात को? यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय, वहां के किसी भी न्यायालय के द्वारा उसको अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है। ये उसकी नकारात्मक अर्थ ले सकते हैं। अब ये कानून तो बना दिया है, कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अब कानून अच्छा है या बुरा है, इसमें देश का हित है या हित है, तो इसमें न्यायालय के द्वारा उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। न्यायालय उसे अवैध या वैध या अवैध घोषित नहीं कर सकता है। इस प्रकार जो कुछ है वो संसदीय है। तो ये तो सकारात्मक अर्थ में कि भी कानून बना सकती है, ये सकारात्मक अर्थ में है। लेकिन जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, उसे किसी के द्वारा चुनौती दी भी नहीं जा सकती, ये उसका नकारात्मक अर्थ है।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संसद की जो सर्वोच्चता है उसको अपन दो अर्थ में देख सकते हैं, एक नकारात्मक अर्थ में तो दूसरा सकारात्मक अर्थ में। आ गई बात समझ में? साथ साथ आप नोट करते रहे, ये चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ते हैं और वहां की व्यवस्थापिका को देखते हैं तो संसद की जो सर्वोच्चता है वो किस प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं, वो इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं। साहब समझ गए मेरी बात को? तो आप इनको साथ साथ नोट करते रहें। अब अपन देख लेते हैं यहाँ की जो सर्वोच्चता का ये तो अर्थ देखा है, अब इसके कुछ पहलू भी देख लेते हैं साहब, किन किन पहलुओं में संसद की जो सर्वोच्चता है वो अपने को दिखाई देती है। तो यहां इसके जब अपन सर्वोच्चता के जब पहलुओं की चर्चा करते हैं, संप्रभुता, सर्वोच्चता भी बोल सकते हैं या संप्रभुता जो है के पहलू, तो अपन इसके कुछ पहलू भी देखते हैं। पहलू जब अपन देखते हैं संसद के रूप में, तो आप यहां देख सकते हैं संसद विधि निर्माण के संदर्भ में है, ये संसद है, अर्थात इसमें लिख सकते हैं ऐसी कोई विधि नहीं है, ये भी लिख सकते हैं इसमें ऐसी कोई विधि नहीं है, विधि नहीं है जो संसद नहीं बना सकती। ऐसी कोई विधि नहीं है जो संसद नहीं बना सकती, ये पहला पार्ट है। अब आप देख सकते हैं कानून निर्माण के रूप में, यानी ऐसी कोई विधि नहीं है जो संसद नहीं बना सकती है, अर्थात विधि का मतलब कानून। ऐसा कोई कानून नहीं है कि संसद नहीं बना सकती है, संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। तो ये उस अर्थ के रूप में लिया जाता है। दूसरा आता है संविधान संशोधन में, संसद संविधान में चाहे जैसा परिवर्तन कर सकती है, चाहे जैसा परिवर्तन कर सकती है। यानी कि संविधान में छोटा बड़ा कोई भी परिवर्तन है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। और तीसरी अपन इसको पहलू देख सकते हैं, इसके आ सकता है वैधता को लेकर के, संसद द्वारा निर्मित, संसद के द्वारा निर्मित जो विधि है उसे किसी भी न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। तो ये तीन जो पहलू अपन इसको देखते हैं, तो इसके आधार पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में जो संसद है उसकी जो सर्वोच्चता है उसको अपन ने उसके अर्थ के रूप में देखा, सकारात्मक और नकारात्मक में। उसके कुछ पहलू अपन ने देखे, प्रभुसत्ता जो है, संप्रभु जो है, उसके कुछ पहलू भी हैं कि ऐसी कोई विधि नहीं है जो संसद नहीं बना सकती है, अर्थात संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। इसके अलावा संसद संविधान में चाहे जैसा परिवर्तन कर सकती है, यानी संविधान में परिवर्तन जो है सामान्य बहुमत के द्वारा संसद कर सकती है, ये संसद का अधिकार है, तो वो जैसा वैसा परिवर्तन संविधान में कर सकती है। इसके अलावा संसद के द्वारा कोई भी निर्मित कोई विधि है, कानून है, उसको किसी भी न्यायालय के द्वारा जो है उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता को लेकर के। अब अपन हल्की सी चर्चा करते हैं यहाँ की जो कॉमन सभा, आज अपन इसके पहले पहलू पे चर्चा करते हैं और ये साथ साथ में इनको नोट करते रहे अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं टॉपिक को समझने के लिए। अब देखिए अपन संसद के उस सदनों की चर्चा करते हैं। तो ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। कॉमन सभा है, यह है
निम्न सदन, निम्न सदन ऐसा अपन देख सकते हैं। दूसरा ये है उच्च सदन। अब देखिए कि यहां अपन आगे चल करके जिस कार्यपालिका की अपन बात करेंगे, ये कार्यपालिका जो है उत्तरदायित्व के आधार पे ये कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती जा रही है, होती हुई दिखाई दे रही है अपने को। ये अपन इसको देखेंगे, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से होता है। आपको यहां देखना है कि कॉमन सभा जो है ये निम्न सदन है, अर्थात ये जनता का जो प्रतिनिधित्व है, जनता का प्रतिनिधि करता है, अर्थात जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो कॉमन सभा में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और लार्ड सभा उच्च सदन है। अब देखिए यहाँ यह लार्ड सभा में जो लार्ड बनाए जाते हैं ये उच्च वर्ग, अर्थात कुछ धर्माधिकारी अलग अलग फील्ड के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे इसमें भाग लेते हैं, इसके सदस्य होते हैं। तो ये अपन इसकी पूरी संरचना पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रकार के इसमें लार्ड बनाए जा सकते हैं, उनके क्या क्या अधिकार क्षेत्र होते हैं। अब अपन निम्न कॉमन सभा की अपन जब चर्चा करते हैं तो अपन कॉमन सभा में क्या क्या पढ़ेंगे वो अपन हल्का सा यहाँ पे देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं है, अपन को केवल उसकी जो सामान्य जानकारी है वो अपने को देखनी है साहब। तो अपन यहाँ इसको सामान्य जानकारी के तौर पे देखते हैं, बाकी अपना समय रहता है तो अपन और भी इसको आगे देखने का प्रयास करेंगे। पहला है कॉमन सभा और दूसरा है जो लार्ड सभा, उनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार अपनी जो आज की जो क्लास थी, इस क्लास में अपन ने ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद को अपन ने समझने का प्रयास किया है कि ब्रिटिश जो संसद है वो किस प्रकार से प्रभावशाली है, उसका क्या अधिकार क्षेत्र है, उनको अपन ने आज की इस क्लास के माध्यम से देखने का प्रयास किया। अगली क्लास में अपन ब्रिटेन की जो संसद है उसकी कॉमन सभा और उसकी जो लार्ड सभा है उस पर अपन चर्चा करेंगे। सदस्य के निर्वाचन को लेकर के, उसकी योग्यता को लेकर के, उसके जो विशेषाधिकार हैं, सदन की जो गणपूर्ति है और फिर उनकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ब्रिटेन की जो संसद थी उस संसद की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। इसके साथ साथ आपको मैंने व्यवस्थापिका के 2 पार्ट बताए थे, वो भी आप अच्छी तरीके से उसका अंतर कर सकते हैं कि व्यवस्थापिका 2 प्रकार की होती है, एक सदनीय और द्विसदनीय। इसके अलावा अपने शासन के अंगों की चर्चा की थी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर के। और इसके अलावा मैंने संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का भी एक प्रारूप जो था आज की क्लास में मैंने हल्का सा उस पर भी विचार विमर्श करने का प्रयास किया था, ताकि आप प्रीवियस क्लास के साथ अच्छी तरीके से आप जुड़ सकते हैं। नए टॉपिक को प्रीवियस क्लास के टॉपिक के साथ जोड़ करके उनकी तुलना कर करके आप अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको भी इस प्रकार का जो अंतर है, उनकी जो विशेषताएं हैं, ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में इनकी आगे की प्रक्रिया को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।